पेपर 2 हुआ है हमारा पूरा 8 से लेकर 16 तक। यस सर। ओके, चैप्टर 1 रोटेशनल हुआ है हमारा। हाँ, सो अभी क्या बाकी है? 2 से लेकर 7, 2 3 4 5 6 7 6 चैप्टर बाकी है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा है, क्या है इंटरेस्टिंग पार्ट? इस चैप्टर से इसका पूरा आत्मा ही निकाल लिया है। प्रेशर नहीं है, कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं है, जिसके ऊपर इनफाइनाइट क्वेश्चन, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज लाइक आत्मा के सिवा आदमी, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, सिर्फ बॉडी है। ठीक है, स्टिल अब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो प्रेशर कंटिन्यूटी इक्वेशन and Bernoulli's equation. ये रिड्यूस पार्ट में चले गए, ऐसा क्यों करते भगवान जाने। चलो, तो पार्ट 1 इज फ्लूइड। क्या खासियत है फ्लूइड की? तो फ्लूइड की खासियत ऐसी है, लेस कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरेटिवली लेस कॉम्पैक्ट, बट मोर कॉम्पैक्ट कंपेयर टू लिक्विड, एंड इसके कारण डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगा बट नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, डेफिनेट शेप नहीं रहेगा। सो ऐसे ये फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज है, या when we consider fluid, oh by the way, the fluid is something which can flow. ठीक है, इसके एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो होने के लिए जो अपोजिशन है विच विल बी विस्कोसिटी, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट समथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो इसमें गैसेस भी आ जाते हैं और लिक्विड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इनकॉम्प्रेसिबल रहेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं बाय द वे मैं आइडियल फ्लूइड की। State any 4 properties of ideal fluids. So it should be incompressible, मतलब उसका कॉम्प्रेशन नहीं होगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब गैसेस आर नॉट आइडियल फ्लूइड्स। डेफिनेटली, बिकॉज गैसेस का कॉम्प्रेशन होता है। ठीक है, इररोटेशनल फ्लो रहेगा। विदाउट टर्ब्यूलेंस। अब व्हाट इज दिस टर्ब्यूलेंस? कौन बताएगा व्हाट इज दिस टर्ब्यूलेंस? सो एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, शायद से ध्यान में आ जाएगा।
जब हमारे नल से हम धीरे से पानी छोड़ते हैं ना, तो इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट लेयर आती है। होता है क्या? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर लेयर। और जब ये फ्लो हमारा ज्यादा रहेगा, तो ये ऐसा बसा बसा पानी है तो, ठीक है। और ऐसा भी रहेगा, कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, इस प्रकार से पानी आता है, ठीक है। सो देखो, दिस इज स्टेडी फ्लो, दिस इज अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो एट अ गिवन टाइम या विथ टाइम एट दिस फिक्स लोकेशन, ये फ्लो की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली है। पॉइंट फिक्स कर लो, उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगी फ्लूइड पार्टिकल की वो चेंज नहीं होने वाली है। वाइल इस केस में देखो, इस जगह पर अभी पानी का ड्रॉप भी नहीं है, मतलब यहाँ पर पानी की वेलोसिटी, यहाँ पर पानी ही नहीं है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी नेक्स्ट मोमेंट पर यहाँ पर पानी आ जाएगा। सो इस प्रकार से ये वेलोसिटीज चेंज होते रहती है विथ टाइम। एक्चुअली यहाँ पर विस्कस फोर्सेस आर डोमिनेंट, यहाँ पर इनर्शिया फोर्सेस, मतलब ये जो पानी के पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन पार्टिकल की खुद की जो मास के कारण, उनके खुद के मास के कारण जो उनकी मोशन रहेगी, टिपिकली बिकॉज ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, दैट विल बी डोमिनेंट हियर। वाइल यहाँ पर हम जिसे विस्कस फोर्सेस कहते हैं, बेसिकली विच इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, वो फ्लूइड के प्रॉपर्टी वाले फोर्सेस डोमिनेंट रहेंगे, और ऐसे फ्लो को लैमिनार कहा जाएगा। इस टाइप के बसा बसा वाले फ्लो को टर्ब्यूलेंट कहा जाएगा। आया के ध्यान में? विस्कस फोर्सेस आर डोमिनेंट, लैमिनार फ्लो में रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो में इनर्शिया फोर्सेस आर डोमिनेंट, ठीक है। हम आइडियल फ्लूइड को कहते हैं कि यहाँ पर विस्कोसिटी भी नहीं रहेगी, नॉन विस्कस, और ये फ्लो हमेशा स्टेडी फ्लो रहेगा। सो बेसिकली विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लूइड, देखो एट द एंड फ्लूइड के पार्टिकल्स है, और ये लैमिनार, ये वर्ड बना है लैमिना से। क्या आपने ये लैमिना ये वर्ड सुना है क्या? किसके साथ जुड़ा हुआ ये वर्ड लैमिना? सो लैमिना इसका मतलब होता है एक प्लेन, लैमिनेशन करते हैं हम, उसके ऊपर एक प्लेन लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। सो लैमिना इज एसोसिएटेड विथ प्लेन, एखादे प्लेन के साथ ये लैमिना वर्ड एसोसिएटेड होता है। सो ये जो फ्लूइड के पार्टिकल है ना, ये इस प्रकार से एक प्लेन में रहेंगे, एंड a plane of fluid particle will move over the other plane। और इस प्रकार से एक लेयर को दूसरे लेयर पर ऊपर मूव होने के लिए जो अपोजिशन है, दैट इज विस्कोसिटी। सो हमारा कहना ऐसा है कि ये एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर मूव होने के लिए बिल्कुल अपोजिशन नहीं रहेगा, तो हम उस फ्लो को या उस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहेंगे। सर नहीं तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ऐसा होगा, देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी इन मूविंग वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर।
सो आइडियल फ्लूइड में हम वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर मूव करने के लिए कोई भी अपोजिशन हम नहीं कंसिडर करेंगे. देयर इज नो एनर्जी लॉस. ये सब, इन सबको कहा जाता है आइडियल फ्लूइड. क्या ध्यान में आ रहा है? ठीक है. आइडियल फ्लूइड जिसका कंप्रेशन नहीं होगा, इरोटेशनल फ्लो, सॉरी विदाउट टर्बुलेंस चाहिए. हाँ, बड़ी गलती कर ली. ठीक है, इट शुड बी विदाउट टर्बुलेंस. टर्बुलेंस ऐसा मिक्सिंग नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो एनर्जी लॉस होगी. सो विदाउट टर्बुलेंस. नॉन विस्कस, एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर मूव होने के लिए देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिशन. ठीक है. और ये स्टेडी रहेगा कि कोई भी पॉइंट के बारे में कंसीडर कर लो, उस पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. बट क्या सभी रियल फ्लूइड ऐसे रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा रियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. So first, they do not oppose deformation. ठीक है. And gets deform permanently. मतलब ऐसा कोई अगर फ्लूइड एलिमेंट है और इसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया, इसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा. आपको भी पता है, जब कंटेनर टूट जाता है, एक ग्लास है, कांच का ग्लास, या कांच का ग्लास क्या हो गया ये, ठीक है, एक सिर्फ ग्लास है हमारा, या ग्लास का कंटेनर है, वो अगर फूट जाएगा तो पानी उसके अंदर का पूरा स्पिल हो जाएगा. इट विल डिफॉर्म परमानेंटली. सो बेसिकली अगर आपको याद होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन. तो ये इसके पास ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद शियर स्ट्रेस, वो वाला पार्ट नहीं रहने वाला है. इसका शियरिंग होगा. याद है, ऐसा कुछ तो देखा है बचपन में मतलब क्लास 11th में. ठीक है. सर बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा था. इस प्रकार से टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये एल डिस्टेंस में अगर ये हमारा डेल्टा एक्स डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस विच इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा एरिया? ये ऊपर वाला, जिसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है. ठीक है. अपॉन शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन क्या रहेगा? कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है इन हाउ मच लेंथ. ठीक है सर, आ गया ध्यान में? ठीक है. अब देखो, ये है पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. तीसरी प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर.
ठीक है। अब देखो, इसके आगे शुरू होता है प्रेशर। आपको प्रेशर नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ बाई फ्रॉम टेलिंग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर आपको पता है कितना होता है प्रेशर फ्लूइड में, इट इज रो जी एच। ठीक है, 2 मिनट में मैं फटाफट ये चीजें बता देता हूँ, सो दैट कहीं पर इसकी जरूरत पड़ी तो आपको ध्यान में आएगा। ये सरफेस है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ का प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसके गहराई में अगर है हम, तो यहाँ इफ दिस इज हाइट एच, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो एट अ पर्टिकुलर लेवल ये सभी पॉइंट अगर सेम डेप्थ पर है, तो ये सभी पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी सेम, ये रहेगा रो जी एच। दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फियरिक प्रेशर। एटमॉस्फियरिक प्रेशर इसमें जोड़ दिया तो दैट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर। बचपन में हमने ऐसा ग्राफ निकाला था। एटमॉस्फियरिक प्रेशर है हमारा, इसके ऊपर और नीचे इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। इसको आप वैक्यूम कहते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, ये सिंपली अपना गेज प्रेशर रहेगा। ठीक है, और यही विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर आप मेजर करोगे तो इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये देखो, ये एटमॉस्फेयर के नीचे है तो ये निगेटिव रहेगा, सो निगेटिव गेज प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम। एट अ पर्टिकुलर डेप्थ सभी जगह पर प्रेशर सेम रहने वाला है। ठीक है, हाँ सर, ये हमें पता है। दूसरा, प्रेशर जो एक्ट होता है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस प्रेशर विल ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर ये हमेशा सरफेस को नॉर्मल रहेगा। ठीक है, हाँ सर, ये बिल्कुल पक्का ध्यान में आ गया। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रेशर ट्रांसमिशन। क्या कहता है ये? ये कहता है इन फ्लूइड एट रेस्ट pressure is transmitted equally and undiminished। अनडिमिनिश मतलब वैल्यू कम ना होते हुए, इक्वली मतलब सब जगह पर सेम। इसको हम यूज करते हैं हमारे जैक में।
क्या कहना होता है हमारा? हमारा कहना ऐसा होता है कि देखो भैया, तो ये पिस्टन होगा अगर हमारा, और यहाँ का प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो हम कहते हैं इफ दिस फ्लूइड इज एट रेस्ट, इसके अंदर फ्लूइड है बाय द वे, तो यहाँ पर ये प्रेशर सब जगह पर एक तो नॉर्मली एक्ट होता है, ठीक है, ये सब जगह पर इक्वली एक्ट होने वाला है, पर प्रेशर एट ए क्या रहेगा? तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स एफ ए अपॉन एरिया एट ए, यहाँ पर रहेगा एफ बी एंड एरिया एट बी, तो यह आ जाएगा एफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए इक्वल टू एफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी। आपको जादू ध्यान में आ जाएगी, एफ बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए अपॉन एफ ए। क्या ध्यान में आ रहा है? आपको ध्यान में आ रहा है सर एरिया ऑफ बी इज मोर, एरिया ऑफ ए इज लेस, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा, 3 4 5 ऐसी कुछ तो रहेगी। अगर ऐसा है तो एफ बी विल बी 5 टाइम्स मोर। तो बहुत बार इस प्रकार की एक कार आप सिंपली पैर से पैडल मारकर रेस करते हो, जैसे होता है हाइड्रोलिक जैक में। या आपकी गाड़ी का ब्रेक, आपकी गाड़ी के ब्रेक में आप ऐसे ही करते हो, आपकी उंगली से आप आपकी पूरी गाड़ी रोक सकते हो। इतनी बड़ी 800-900 केजी की कार आप सिर्फ पैर से फोर्स लगाकर रोक सकते हो। क्या सही में आपके पैर में इतनी ताकत है कि इतनी बड़े स्पीड से 80-90 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली गाड़ी को रोक सके? बट यू आर एबल टू स्टॉप, क्योंकि आप ये यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, ये थीन पाइप होता है और वो इस प्रकार से गाड़ी के ब्रेक के ऊपर एक्ट होता है, आप गाड़ी को रोक पाते हो। क्या मेरी बात ध्यान में आई क्या? हाँ सर, ध्यान में आ गई, बिल्कुल सही, इस प्रकार से ही ये काम करता है। So this is Pascal's law of equipartition of pressure। और दूसरे है बैरोमीटर, उसको आप कैसे यूज करते हो? तो ये कोई कंटेनर है बड़ा, इसके अंदर कोई गैस होगा, अब गैस में भी प्रेशर इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और गैस तो पूरा कंटेनर का पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, सब जगह पर सेम प्रेशर रहेगा। सो हमने अगर इसके साथ कोई बैरोमीटर जोड़ के रखा है, बैरोमीटर इज समथिंग विच मेजर्स प्रेशर, और यहाँ तक ये हमारा फ्लूइड है। ओके सर, ध्यान में आ गया। सो देखो, इसके अंदर गैस है, इसका प्रेशर पीजी है, तो देखो यहाँ पर भी एक्ट होने वाला प्रेशर पीजी रहेगा, यहाँ पर एक्ट होने वाला प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक रहेगा, बट ये रेस कंडीशन पर है, तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, बट प्रेशर एट ए विल बी प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर एट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, और फिर आप कहोगे पी ए इक्वल टू पी बी
मतलब प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। तो गैस का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, गैस का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच ये वैल्यू से ज्यादा रहेगा, आपको तुरंत गैस का प्रेशर कितना है मिल जाएगा। तो दिस इज बैरोमीटर, इसको हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो शॉर्ट में इतना ही प्रेशर है, ठीक है। आगे जाते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने सिलेबस में है। इट इज अबाउट सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को पहले जरा समझ लेते हैं। हाँ, बाय द वे व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, जिसको जनरली देने वाले हैं टी से, इज डिफाइंड एज द tangential force acting per unit length on both sides of imaginary line drawn on the free surface of liquid. So T इक्वल टू F अपॉन L, यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व सरफेस टेंशन को, देखो F इंटू मैं B करता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, वर्क के लिए एनर्जी लगती है। तो समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज सरफेस एनर्जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। कोई भी, अब ये क्यों होता है ये देखेंगे। कोई भी एक फिल्म है, वाटर की फिल्म है, सोप सॉल्यूशन की फिल्म है, तो इसके सरफेस में जो एनर्जी रहेगी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है क्या? जाएंगे, हम सरफेस एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब ये सब होता क्यों है तो उसे समझ लेते हैं। बाय द वे एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सरफेस टेंशन सॉलिड और लिक्विड दोनों में, लिक्विड और गैसेस दोनों में रहेगा, किसमें रहेगा? कोई मुझे बता सकता है why surface tension is present in liquids only? इस सवाल के बारे में सोचो, तब तक मैं आपको सरफेस टेंशन क्यों होता है ये बताता हूँ। सपोज वी हैव अ कंटेनर, और इसमें कोई फ्लूइड है, फ्लूइड नहीं कोई लिक्विड है। अब देखो ये लिक्विड किससे बना रहेगा? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, एटम्स, बिल्कुल सही है। सो लेट्स कंसीडर फ्यू फ्लूइड के पार्टिकल।
ओके सर, ये क्या दिखाया है आपने? तो देखो, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स रहेंगे, ये फ्लूइड का पार्टिकल है, क्या इसके आजू बाजू में फोर्स, आजू बाजू में पार्टिकल्स रहेंगे क्या फ्लूइड के? हाँ सर, गैस थोड़ी है कि जो बहुत बहुत दूर रहेगा। अब देखो, ये फ्लूइड के पार्टिकल में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है क्या? हाँ सर, डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, सो ये फ्लूइड का पार्टिकल, ये अपने जैसे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। It is force present between same type of particles. So ऐसे फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स रहेगा दैट इज कोहेसिव फोर्स। बट देखो, ये मॉलिक्यूल क्या इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपके घर के गिलास में जो फ्लूइड का पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल है, वो मेरे घर के पानी के ऊपर थोड़ी फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। सो देयर इज डेफिनेटली सम रेंज। ठीक है, ये रेंज बहुत छोटी होती है, इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 9 meter, that is nanometer. But definitely this is more than size of fluid, size of particle, वो एंगस्ट्रॉम में होता है 10 to the power minus 10। सो हमारे फ्लूइड पार्टिकल से 10 गुना बड़ा रीजन ऐसा रहेगा जिसके ऊपर या जहां के पार्टिकल्स के ऊपर ये फ्लूइड का पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या ध्यान में आया क्या? सो ऐसा जो पूरा रीजन है दैट इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर इसलिए कहा कि बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल रहता तो सर्कल कहते। सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये वो रीजन है, ये जो रीजन है जिसके अंदर आने वाले सभी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल ये फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, ये फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो रेंज रहेगी फ्यू नैनोमीटर्स। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये वो स्फीयर है जहां के पार्टिकल्स के ऊपर, इट में बी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड ओनली या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल रहेंगे, उनके ऊपर ये फ्लूइड का मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेगा। सर, आपने कहा सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसको कोहेसिव कहते हैं। सो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके सर, इसलिए जो अपन चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए चीजें यूज करते हैं उनको एडेसिव कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये एडेसिव नाम का जो मटेरियल होता है वो लगाने से ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ये दूसरे टाइप का मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल फेविकॉल। सो फेविकॉल के जो पार्टिकल है वो लकड़ी के पार्टिकल के ऊपर स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो चिपक जाता है, एंड दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज एडेसिव। एडेसिव मतलब इस प्रकार के चिपकाने वाले। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है इट इज कॉल्ड एज एडेसिव। जिन मटेरियल में ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ऐसे मटेरियल्स को आप एडेसिव करके यूज करते हो। आई क्या ध्यान में बात? सो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज एडेसिव। सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है
इट इज कॉल्ड एज कोहेसिव। जितने रेंज में ये फोर्स इफेक्टिव है, इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एंड ये जो स्पीयर रहेगा जहां पर ये मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, दैट स्पीयर इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। अब देखो क्या होने वाला है। ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, ये थोड़ा सा अंदर है, ये थोड़ा अंदर है, पर इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का छोटा सा पार्ट बाहर है। और ये ऐसे जगह पर है कि सरफेस इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को टेंजेंट है। और ये भाई साहब ऐसे है, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है। सर क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? बहुत फर्क पड़ेगा, देखो क्या होने वाला है। इसके सभी आजू बाजू में कौन है? लिक्विड के पार्टिकल। क्या लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी? हाँ। इसका मतलब इसके इस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं वो इसको सभी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ ये थोड़ी फोर्स एक्सर्ट करता है, इसके ऊपर भी तो पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सो इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। क्या इसके साथ भी वैसा ही होगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि इसके सभी बाजू में फ्लूइड के पार्टिकल हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच डायरेक्शन विल बी सेम। अब देखो इसके साथ दिक्कत हो गई, यहाँ पर क्या है? एयर है। क्या एयर में भी पार्टिकल जितने फ्लूइड में क्लोज होते हैं उतने होते हैं क्या? नहीं सर। फिर क्या होगा? ऊपर के रीजन में पार्टिकल्स कम हो गए, सो ऊपर के रीजन में एक्ट होने वाला फोर्स कम होगा, कंपेयर टू नीचे वाले रीजन में एक्ट होने वाला फोर्स ज्यादा होगा। सो देयर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर ये तो फिर इनके साथ भी होगा, और इसके साथ तो ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर में सिर्फ एयर है जिसके मॉलिक्यूल्स काफी कम रहेंगे, और इधर पूरा फ्लूइड है जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये इसके साथ भी होने वाला है। सो आपको ध्यान में आ जाएगा, मतलब सर ये ऊपर का जो रीजन है, ये ऊपर का जो रीजन है जिसकी डेप्थ है रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर रहने वाले सभी मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ पार्ट ये एयर में रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट नीचे वाले पार्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसका मतलब एवरी मॉलिक्यूल इन दिस रीजन, every molecule in this region will experience net force downward। क्या ये बात ध्यान में आई क्या? अगर इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो ये मॉलिक्यूल क्या वहां पर रहने वाले हैं क्या? नहीं सर। अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ रहने वाले नहीं है तो कहाँ जाएंगे? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है उस डायरेक्शन में जाएंगे। सो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स अगर नीचे आने लगेंगे, ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स अगर नीचे आने लगेंगे तो क्या यहाँ सरफेस में कोई बचेगा? नहीं। तो मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश करेंगे तो सरफेस छोटा होने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही है। सो एक्चुअली अभी सरफेस जिस कंडीशन में है, तो मतलब इसको हमने छोटा होने से रोका है। मतलब दिस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेच रबर मेम्ब्रेन। एखादे बलून को वो बर्स्ट होने के बाद जो रबर का पीस रहता है उसे आप स्ट्रेच करके रखते हो, बिल्कुल ये लिक्विड का सरफेस उस प्रकार से स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर आप उसके ऊपर एखादी इमेजिनरी लाइन कंसीडर करोगे, जैसे मैं अभी कहने वाला हूँ, अभी मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये लिक्विड सरफेस है और यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से अलोंग द सरफेस टेंजेंशियल फोर्सेस लगेंगे, बिकॉज ये इमेजिनरी लाइन इस सरफेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और ये अगर सरफेस बढ़ेगा तो हमारा लिक्विड नहीं चाहता है कि सरफेस बढ़े, क्योंकि सरफेस बढ़ना मतलब सरफेस के अंदर के मॉलिक्यूल बढ़ना, और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा कि वो सरफेस में आए, क्योंकि उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है। और ऐसा होने के कारण अगर आप इस प्रकार से इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हो तो इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ
is called as surface tension. सर इसका मतलब तो ऐसा भी होने वाला है कि ये जो एज है, ये जो बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर भी तो इस प्रकार से फोर्सेस लगने वाले हैं। हाँ सर बिल्कुल सही है। और इसके अगेंस्ट अगर मैं इसको एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सपांड दिस सरफेस, तो क्या होने वाला है सर, इस पूरे रीजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। हाँ सर, सरफेस में मॉलिक्यूल्स आए, मतलब कहाँ से आए, ये हवा से आएंगे या नीचे से आएंगे? सर नीचे से आएंगे। अब जस्ट इमेजिन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करो जो पहले सरफेस में नीचे था, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब मैं इसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, देयर इज नो नेट फोर्स, ये चुपचाप आएगा। जैसे ही ये ऊपर आने लगेगा, सरफेस में आने लगेगा, वैसे वैसे इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। सो इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली देयर इज सम वर्क नीड टू बी डन भाई क्रिएटिंग सरफेस, क्योंकि नीचे का मॉलिक्यूल सरफेस में लाना है। बिल्कुल सही है सर। सो ये कितना वर्क रहेगा? सो ये सरफेस टेंशन है, ये उसकी लेंथ है, और इतनी आपने इसका एक्सपेंशन किया है। सो देखो यहाँ पर वर्क रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या रहेगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसकी? बी। सो दिस इज टी इंटू एल इंटू बी। सो ये हो जाएगा एल इंटू बी इज एरिया। दिस इज वर्क डन। ओके, अब इंटरेस्टिंगली देखो, जब आप सरफेस बनाओगे तो क्या सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में सरफेस होगा या नीचे भी होगा? इफ इट इज वायर, ऐसी फ्रेम है, और इस फ्रेम को अब अगर आप आगे लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर ऊपर का भी सरफेस रहेगा, पीछे का भी सरफेस रहेगा। सो फॉर अ वायर फ्रेम देयर आर टू सरफेसेस। आया क्या ध्यान में? आपकी कोई भी कपड़ा कंसीडर करो, कपड़ा, ठीक है, कपड़े, आपका शर्ट कंसीडर करो, कुछ दिन यूज करने के बाद जो बाहर का सरफेस होता है उसके कलर फेड होते हैं, बॉडी के साइड वाला जो पार्ट होता है उसके कलर डार्क रहते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू लेयर्स फॉर समथिंग विच इज एरिया। जैसे कपड़ा है वैसे उसको एक एरिया बाहर का है, एक एरिया अंदर है। सो अगर इस प्रकार से मैं कोई एक फ्रेम कंसीडर कर रहा हूँ और इसके बीच में हमारा लिक्विड का सरफेस है, तो इसके ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ है। सो इसलिए फॉर अ वायर फ्रेम ऑफ लिक्विड देयर आर टू सरफेसेस। सेम किसके लिए रहेगा? सोप बबल, बबल के अंदर भी एरिया रहे। देखो यहाँ पर एयर, एयर और ये लिक्विड है। सो ये लिक्विड एयर ये आउटर सरफेस रहेगा, लिक्विड एयर ये इनर सरफेस रहेगा। सो ऐसे बबल को भी दो सरफेसेस रहेंगे। सो फिर ये टोटल वर्क डन रहेगा 2 टाइम्स टी इंटू एरिया। पर ये वर्क के लिए एनर्जी लगेगी, ये एनर्जी हमने खर्चा की क्योंकि हमने इसे खींचा है बाहर, तो हमारी एनर्जी कहाँ गई? ये एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस सरफेस एरिया।
in the form of surface energy. So surface energy है, यहाँ पर आप लिखोगे surface energy equal to 2 times T into A, या हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। हाँ सर बिल्कुल सही है। आया क्या इतना पार्ट पूरा ध्यान में?